हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 9 अक्टूबर 2025 के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। बिल्कुल जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे मेरे द्वारा यही बोला जाता है कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसलिए क्योंकि देखिए इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आप जितना चीज़ों को लिखते हैं या फिर जितनी बार बोलते हैं आपका रिवीजन होता है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व डाक दिवस, बी ऑप्शन है विश्व शिक्षक दिवस, सी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, डी ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप सभी को याद रखना है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1874 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना इसी दिन को हुई थी 1874 को। तो इसीलिए इसकी याद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि युगांडा में गणतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो युगांडा एक कंट्री है, इसका गणतंत्र दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की 8 अक्टूबर 2025 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसमें आपको ये बताना है, आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि 8 अक्टूबर 2025 को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। पहला ऑप्शन है 86, बी ऑप्शन है 87, सी ऑप्शन है 88 और डी ऑप्शन है 89। तो आपको ये बताना है कि कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की 8 अक्टूबर 2025 को 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको याद रखना है इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया? इसमें आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया है। पहला ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है भोपाल। तो आप सभी को याद रखना है कि 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन दिल्ली के, यहाँ पर याद रखना है दिल्ली के यशोभूमि स्थान पे हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम था, जो कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण का ये उद्घाटन हुआ है। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन है बिहार। तो आप सभी को याद रखना है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? इसमें आपको ये बताना है ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है। पहला ऑप्शन है विदर्भ, बी ऑप्शन है शेष भारत, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आप सभी को याद रखना है कि विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें कि विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर ईरानी कप अपने नाम किया। तो याद रखना है विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है। तो ईरानी कप 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले
पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है हर हाल में कि कौन सा भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है जिसका रिसेंटली उद्घाटन भी किया गया है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत के पहले पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से डिजिटल हवाई अड्डा जिसका नाम है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा 8 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में नवी, यहाँ पर हवाई अड्डे का नाम है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, वे किस देश से संबंधित हैं? इसमें आपको ये बताना है कि खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने वाले हैं, तो किस देश के हैं, यानी ये पहले अरब महानिदेशक बनने वाले हैं, तो किस देश से इनका संबंध है? ए ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है ओमान और डी ऑप्शन है जॉर्डन। तो कौन सा अरब कंट्री के किससे इनका, कौन से अरब कंट्री से इनका संबंध है? तो आपको याद रखना है मिस्र से संबंध है, यानी खालिद अल एनानी मिस्र से संबंधित हैं। उन्हें यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये पहले अरब कंट्री के महानिदेशक बनने वाले हैं, तो आपको याद रखना है मिस्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव मनाया है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने रिसेंटली लामलाई महोत्सव मनाया है। यहाँ पर महोत्सव का नाम याद रखना है, लामलाई महोत्सव है, तो किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? ये ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो आपको याद रखना है मणिपुर में एक मारिंग समुदाय है, इसने लामलाई जो कि पूर्ण फसल महोत्सव है ये मनाया है, और ये एक पारंपरिक महोत्सव है जिसमें गांव में जुलूस निकाला जाता है। मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है ये उनके पूर्वजों के सम्मान और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो मणिपुर राज्य में लामलाई महोत्सव जो है ये मारिंग समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया गया, तो ए ऑप्शन सही है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रतापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको रतापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है रतारानी वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश में रतापानी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। पहला ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, सी ऑप्शन है नई दिल्ली भारत और डी ऑप्शन है सोनीपत हरियाणा। तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में हुआ है, सोनीपत हरियाणा में हुआ है। और कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप याद रख सकते हैं, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है, जिसे L&T यहाँ पर आप नाम रखेंगे, ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो कौन सा राज्य सरकार है? महाराष्ट्र राज्य सरकार है जिसने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजपुर वेटलैंड जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको सूरजपुर वेटलैंड के बारे में बताना है, काफ़ी न्यूज़ में था, तो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको याद रखना है सूरजपुर वेटलैंड जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, जो कि ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक शहर के करीब है। ठीक है, तो सूरजपुर वेटलैंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले
आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किए गए अभियान का क्या नाम है। इसमें आपको बताना है कि अमरनाथ यात्रा 2025 जब उसके पहले शुरू हुआ, यानी अमरनाथ यात्रा के पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति, बी ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, सी ऑप्शन है ऑपरेशन बिहाली और डी ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु। तो आप सभी को याद रखना है कि अमरनाथ यात्रा, यानी जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ उसके पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और पुलिस द्वारा ऑपरेशन बिहाली को शुरू किया गया। तो सी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। ये घटना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 8 अगस्त 2025 से पहले हुई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और इस अभियान का नाम ऑपरेशन बिहाली रखा गया, जो विशेष मुखिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन से जो भी प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन बिहाली अमरनाथ यात्रा के पहले आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, कौन सा है आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति तीसरा है, बी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न देखिए आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है हमारी कंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। त्योहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि त्योहार किस देश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो त्योहार जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसे रोशनी का शहर भी कहा जाता है, जो भारत में भी कुछ इलाकों में मनाया जाता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत में जैसे दिवाली मनाई जाती है ऐसे ही नेपाल में त्योहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है ये नेपाल के अलावा भारत के सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। तो आपको दिवाली से मिलता जुलता जो त्यौहार है जिसका नाम तिहार है, तो याद रखना है कि नेपाल में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार देखिए, कुल मिलाकर हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।